केंद्रीकरण के लिए क्या होगा, या केंद्रीकरण का मतलब क्या है? केंद्रीकरण का सीधा मतलब है कि यहां पर मोनोइज्म होता है। मोनोइज्म का मतलब हुआ एक सरकार, है ना, एक संविधान, एकल नागरिकता। अब एक सरकार में आप कह सकते हैं एकल विधायिका, एकल कार्यपालिका, एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका इत्यादि। इस तरह के लक्षण आपको दिखेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भारत में शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में अगर केंद्रीकरण को अपनाया जा रहा होता तो केवल आपको केंद्र की सरकार दिखती, राज्यों के स्तर पे सरकारें नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी दो स्तरों पर बटे नहीं होते, एक ही स्तर पे होते। केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका, इस तरह से आप बोलते है ना। अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो समझ लीजिए कि शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में क्या है, केंद्रीकरण है। यानी एक बात तो तय हो गया कि केंद्रीकरण के अंदर, माने जिस भी देश के शासन में अगर केंद्रीकरण को अपनाया गया हो, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को अपनाया गया हो, तो यहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं होता, है ना, शक्तियों का विभाजन नहीं होता। देयर टेक्स प्लेस नो डिवीजन ऑफ पावर, नो डिवीजन ऑफ पावर, यहां शक्तियों का विभाजन नहीं होता। ठीक है। अब यहीं पर मैं बगल वाली स्लाइड में यहीं पर आपको बता देता हूं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है, देखिए। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का सीधा मतलब है कि शक्तियों का विभाजन होगा। यहां केंद्रीकरण में शक्तियों का विभाजन नहीं होगा। ऐसे क्रॉस कर लीजिए, मैं बोल के छोड़ दिया था, क्रॉस नहीं किया था। विकेंद्रीकरण में शक्तियों का विभाजन होगा। शक्तियों का विभाजन होगा। यहां पर मोनोइज्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डुअलिज्म होगा। डुअलिज्म, डुअल सिस्टम होगा। डुअल, दो। आखिर विभाजन के लिए कम से कम दो सैंपल्स की जरूरत पड़ती है ना। जहां विभाजन नहीं होगा वहां मल्टीपल सैंपल्स की आवश्यकता ही नहीं। तो यहां दो सैंपल। अब दो सैंपल में क्या होगा, एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य। ठीक है, ध्यान देंगे, केंद्र का भी अपना संविधान होगा, केंद्र का भी अपना संविधान होगा, राज्य का भी अपना संविधान होगा। केंद्र का अपना संविधान, राज्य का अपना संविधान। केंद्र यानी पूरा संघ की अपनी नागरिकता, राज्य की भी अपनी नागरिकता। देख रहे हो, नागरिकता। केंद्र की सरकार और राज्यों के स्तर पर भी सरकार। सरकार, जब सरकार की बात होगी तो इसके तीनों ऑर्गन्स की भी बात होगी। तो अगर मान लीजिए मैं केंद्र के स्तर पे बोलूं तो केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, मेरी आवाज सुनेंगे, बाद में परेशान नहीं होंगे कि सर छोटा छोटा लिख रहे हैं। केंद्रीय विधायिका। राज्य के स्तर पे कैसी विधायिका होगी, राज्य विधायिका, है ना। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना, विधियों का निर्माण। तो बताइए, जहां संघवाद होगा, जहां विकेंद्रीकरण होगा, वहां विधियों को निर्मित करने वाली दो अलग अलग स्तरों पे दो संस्थाएं होंगी, दो विधायी संस्थाएं होंगी। केंद्र के स्तर की विधायी संस्था को केंद्रीय विधायिका बोलेंगे, राज्य के स्तर की विधायी संस्था को राज्य विधायिका बोलेंगे। ठीक। कार्यपालिका,
तो कार्यपालिका में भी आप बोलेंगे केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी केंद्रीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका। देख रहे हैं, डुअलिज्म है, दो स्तरों पे व्यवस्थाएं दिख रही है, और दो स्तर पे अगर व्यवस्थाएं हैं तो आपको नहीं लगता कि शक्तियों का बंटवारा होगा। अब एक और व्यवस्था हो सकती है, और वो है, मान लीजिए कि यहां पर तो हमने एकात्मकता के लक्षण आपको दिखाए, ये सारे के सारे एकात्मकता के लक्षण। ये किसके लक्षण हैं? एकात्मकता के। इधर जो लिखा हूं ये किसके लक्षण हैं? संघात्मकता के। संघात्मकता। अब मान लीजिए कि किसी देश के अंदर एकल संविधान है, एकल संविधान। अब आप मुझे बताएं कि एकल संविधान का होना केंद्रीकरण को दर्शा रहा है कि विकेंद्रीकरण को? ऑब्वियस सी बात है, केंद्रीकरण को दर्शा रहा है। और जो व्यवस्था केंद्रीकरण को दर्शाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? एकात्मक राज व्यवस्था बोलेंगे। एकात्मकता को संक्षेप में अंग्रेजी में यूनिटरिज्म बोलते हैं, मतलब यूनिटरिज्म। तो यूनिटरिज्म के लिए मैं यहीं बगल में लिख देता हूं यू। एकात्मकता का लक्षण है। चलो, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, बताओ ये किसका लक्षण है? यूनिटरिज्म, एकात्मकता का। देखिए यहां लिखा हो ना, एकल नागरिकता। ठीक, लेकिन दोहरे स्तरों पर सरकारें, दोहरे स्तरों पर सरकारें, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बताइए ये किसकी पहचान है? केंद्रीकरण की कि विकेंद्रीकरण की? ऑब्वियस सी बात है, विकेंद्रीकरण की। देख रहे हैं, दो सरकार, विकेंद्रीकरण। और जो प्रणाली, जो शासनिक प्रणाली विकेंद्रीकरण को परिलक्षित करती है उसको हम क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन, फेडरलिज्म। तो यहां लिख दूं बगल में एफ, फेडरलिज्म। अच्छा, दो स्तरों पर विधायिका, कार्यपालिका। अब संक्षेप में लिख देता हूं, दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका। बताइए ये किसकी पहचान है? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। लेकिन अगर मैं कहूं एकल न्यायपालिका, ये किसकी पहचान है? यूनिटरिज्म, यूनिटरिज्म। अब इतना तो समझ गए होंगे अगर मैं कहूं कि आपके पास तीन विकल्प हमने दिया, तीन विकल्प, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले विकल्प को तो खुल्लम खुला आप बोल देंगे एकात्मकता है, दूसरे को संघात्मकता है, लेकिन इसको क्या नाम देंगे आप? आपको नहीं लगता कि इसमें एकात्मकता और संघात्मकता, यूनिटरिज्म और फेडरलिज्म दोनों के साझे लक्षण विद्यमान है? तो इसी को हम बोलते हैं अर्ध संघात्मकता, अंग्रेजी में क्वासाई फेडरलिज्म, अर्ध संघात्मकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस शब्द का इस्तेमाल औपचारिक परिप्रेक्ष्य में करना है, फॉर्मल कंटेक्स्ट में करना है, ऑफिशियली करनी है, और किस शब्द का अनुप्रयोग अनऑफिशियली, इनफॉर्मली करनी है। ध्यान दीजिएगा, जब राज व्यवस्था की प्रकृति की बात आती है तो मूल रूप से एकात्मकता और संघात्मकता, यही दो प्रकृतियां होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एकात्मकता और संघात्मकता। ये बीच वाली जो है ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए किसी देश की परिस्थितियां ही ऐसी है कि वहां ना तो विशुद्ध रूप से एकात्मक लक्षणों वाली राज व्यवस्था को अपनाया जा सकता है और ना ही संघात्मक लक्षणों वाली।
हो सकता है देश में विविधता का स्तर बहुत व्यापक हो, देश बहुत भारी भरकम हो, तो देश की विशालता व विविधता को ध्यान में रखते हुए कई बार राज व्यवस्था के निर्माता या शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के निर्धारणकर्ता यह तय करते हैं कि ऐसा है, हमें संघात्मकता और एकात्मकता से जो भी उपयुक्त लगे उन प्रिंसिपल्स को डेराइव कर लेते हैं और उनको मिलाकर हम अपनी राज व्यवस्था को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं, विशिष्ट स्वरूप। अब जाहिर सी बात है वो विशिष्ट स्वरूप एकात्मकता और संघात्मकता का मिला जुला रूप है ना, दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन उसे क्या नाम देंगे? अर्ध संघात्मकता कोई औपचारिक टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसीलिए जहां पर अर्ध संघात्मकता व्यवहार में अपनाई भी गई होती है जिस भी देश में, उस देश की संवैधानिक योजना में सैद्धांतिक रूप से अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होता। वो या तो संघात्मक का प्रयोग करते हैं या फिर एकात्मक का। और जब उसे एक्सप्लेन किया जाएगा तो बता दिया जाएगा कि देखो भाई, हमारी संघात्मकता या एकात्मकता अपने आप में विशिष्ट कोटि की है, इसकी तुलना तुम दुनिया के अन्य देशों में पाई जाने वाली ऐसी ही व्यवस्थाओं से मत करना। हमारी जो संघात्मकता है या हमारी जो एकात्मकता है, ये हमारी जरूरतों से अभिप्रेरित है। देश की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अनुसार जिस तरह की जरूरतें उत्पन्न होंगी, उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने नई लकीर खींची है। उम्मीद करता हूं यह बात समझ पा रहे होंगे आप। नई लकीर खींची है। तो भारत के अंदर बेसिकली शासनिक प्रशासनिक परिक्षेत्र में कुछ अवसरों पर आपको केंद्रीकरण के तत्व दिखेंगे, कुछ अवसरों पर विकेंद्रीकरण के तत्व दिखेंगे। जहां केंद्रीकरण हो और विकेंद्रीकरण हो, इसका मतलब कि एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का मिला जुला रूप है। यानी व्यवहार में हम अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। हमारी जो राज व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो राज व्यवस्था है, प्रैक्टिकली क्वासाई फेडरल है,